हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 पॉलिटी का यह पहला अध्याय है। और आपने पहले जो 6, 7 में पढ़ा, उसके बाद जो ये अध्याय है उसका आगे का जो बेसिक आप जो सीख रहे हैं उसके जो आपने बाज़ार के बारे में पढ़ा। आप जो एक कमीज़ जो है कैसे बाज़ार तक आपके यहाँ पहुँचता है, ये सब बातें जो हमने पढ़ी बेसिक रूप से, जो 6-7 में पढ़ाए गए आपको, जो बताए गए आपको, अब आगे हम पढ़ेंगे जो कि एक नया ढाँचा जो तैयार करता है पॉलिटी का, आपके जो संविधान के लिए, आपके जो देश की कैसी हमारी स्थिति हो, कैसी हमारी पॉलिटिकल व्यवस्थाएँ हों, कैसे हमारा कानून हो, इत्यादि बातें जो हैं अब बताए जाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं, हम उन्हीं सारे पहलुओं को पढ़ेंगे। लिखा गया है, ये भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता के बारे में बताया गया है। शिक्षकों के लिए क्या दिशा निर्देश है? तो शिक्षकों के लिए दिशा निर्देश है कि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पर केंद्रित पिछली दोनों पाठ्य पुस्तकों में भारतीय संविधान का बार-बार ज़िक्र आया है। आपको हमने अभी पहले बताया है कि हमने अभी समाज के बारे में पढ़ा, राजनीतिक जीवन में जो घटनाएँ घटती है, जैसे कि ग्राम पंचायत हो गया, जिला हो गया, नगर निगम हो गया इत्यादि। दोनों ही पुस्तकों में संविधान का उल्लेख तो था, लेकिन उस पर पर्याप्त रूप से चर्चा नहीं की गई थी। इस साल इकाई 1 के अध्यायों में मुख्य रूप से संविधान पर ही विचार किया जा रहा है। देखिए, अध्याय 1 में हमने सबसे पहले उन सिद्धांतों की चर्चा की गई है जिसने उदारवादी संविधान का जन्म होता है। जिससे क्या होता है? उदारवादी संविधान का जन्म होता है। जिन विचारों के बारे में बात की जा रही है, बच्चों को उनसे परिचित करने के बच्चों को परिचित कराने के लिए छोटे-छोटे 3 छोटे-छोटे चित्रकथा पट भी दिए गए हैं। इन चित्रकथा पटों में कक्षा के भीतर घटने वाली सामान्य घटनाओं के ज़रिए 3 जटिल मूलभूत सिद्धांतों को समझाया गया है। कॉन्स्टिट्यूटिव प्रिंसिपल्स को यहाँ पर समझाया गया है। चित्रकथा पठों के ज़रिए आप विद्यार्थियों को यह समझा सकते हैं कि ये मूलभूत सिद्धांत हमें किन चीज़ों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। आगे है, भारतीय संविधान की चर्चा एक ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत की गई है। इसका मकसद विद्यार्थियों को इस बात का एहसास कराना है कि हमारे उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष ने से भारतीय लोकतंत्र पर कौन-कौन से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े हैं। संविधान की चर्चा करते हुए हमें उन उसके कुछ मुख्य आयामों की व्याख्या करने के लिए कई नया और कठिन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा। इन शब्दों को पढ़ाते हुए इस बात को ध्यान में रखें कि बच्चों को ये बात अगली कक्षाओं में और विस्तार से पढ़नी है। इसलिए यहाँ कोशिश यह की गई है कि बच्चे भारतीय लोकतंत्र से संबंधित इन आयामों की आधारभूत समझ ग्रहण कर ले। अध्याय 2 में हम पढ़ेंगे कि धर्मनिरपेक्षता पर चर्चा की गई है। धर्मनिरपेक्षता का सबसे प्रचलित भाषा जो है परिभाषा इस समझ पर आधारित है कि धर्म और राज्य दोनों को एक दूसरे से अलग रखा जाना चाहिए। धर्म को अलग रखिए और राज्य को अलग रखिए। यह जो है यहाँ इसी परिभाषा को एक प्रस्थान बिंदु के रूप में देखा गया है और उसके आधार पर 2 जटिल विचारों की व्याख्या की गई है। पहला विचार इस बात की ओर संकेत करता है कि धर्म जो है राज्य और धर्म के बीच फासला क्यों महत्वपूर्ण है, और दूसरा इस बात पर जोर देता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता के कौन से खास पहलू हैं। आप जो है धर्मनिरपेक्षता के बारे में जब आपको पढ़ाया जाएगा तो निरपेक्ष मतलब अलग। धर्म और राज को आप दोनों को अलग लेकर चलें। इससे क्या हमको फ़ायदा मिलता है? क्या इससे हम सीखते हैं कि क्यों ये हमारे लिए पहलू जो है ख़ास है? इन सारे बातों को हम समझेंगे। जो यहाँ पर मुख्य संकेत रूप से आप समझ सकते हैं कि फ़ासला है। राज्य और धर्म के बीच फ़ासला होना चाहिए और क्यों है इसके बारे में भी हम जानेंगे। देखिए, राज्य और धर्म के बीच पृथक्करण के 2 महत्वपूर्ण कारक हैं।
कारण है क्या है? तो पहला कारण यह है कि एक धर्म और दूसरे धर्म पर यानी अंतर धार्मिक वर्चस्व स्थापित नहीं होना चाहिए। एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक सिख है, एक ईसाई है, जो भी धर्म है, एक-दूसरे के अंतर जो है धार्मिक वर्चस्व, हम बड़े तो आप बड़े, हमारा धर्म अच्छा तो आपका धर्म, ये नहीं होना चाहिए। ये एक पहला कारण है। और दूसरी बात यह है कि धर्म के भीतर भी जो विभिन्न प्रकार के वर्चस्व स्थापित हो जाते हैं, यानी कि अंतर धार्मिक रिलीजियंस जो होता है, वो वर्चस्व उनका विरोध किया जाना चाहिए, और जो भी अगर हो गया धर्म अंतर धार्मिक हो गया है तो उसका हम विरोध करेंगे। ठीक? देखिए, उदाहरण के लिए इस अध्याय में हिंदू धर्म के भीतर छुआ-छूत के चलन पर चर्चा की गई है। इस प्रथा की वजह से ऊँची जातियों के लोगों को कुछ निचली जातियों के लोगों के द्वारा क्या होता है, दबदबा कायम करने का मौका मिल रहा है। धर्मनिरपेक्षता का स्थानांतरण जो है संस्थागत धर्म से विरोध है, और इसका मतलब है कि यह सोच धर्मों के बीच और धर्मों के भीतर स्वतंत्रता का एक जो है एवं समानता को प्रोत्साहित करता है। अगर आप धर्मनिरपेक्ष हैं तो आप ना जब इसका वर्चस्व आगे है, उसका वर्चस्व है, ये सब नहीं देखते हैं। आप भारत में क्या धर्मनिरपेक्ष है। किसी कोई जो है अपने धर्म को ज़्यादा बढ़-चढ़ कर नहीं दिखाता है। सबका धर्म क्या समान है। यहाँ पर सभी को समानता की ओर प्रोत्साहित करता है। सभी के धर्म के भीतर जो स्वतंत्रता है, और ये जो है किसके लिए समानता को प्रोत्साहित करता है। इस अध्याय में दूसरा महत्वपूर्ण जो है अवधारणात्मक सवाल इस बात पर केंद्रित करता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अनूठी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता क्या है? भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य को धर्म से अलग रखकर व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। राज्य को उससे अलग करता है और धर्म की जो भी उसकी स्वतंत्रता है, उसकी भी रक्षा करता है। लेकिन यह अवधारणा धर्मों के भीतर सुधार की गुंजाइश भी पैदा करती है। मिसाल के तौर पर इसके ज़रिए छुआ-छूत और बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ के उन्मूलन की दिशा भी बढ़ा जा सकता है। फलस्वरूप धार्मिक समानता, जैसे कि धर्मों के भीतर और धर्मों के बीच, जो धर्मों के भीतर भी है, धर्मों के बीच भी है, धार्मिक समानता उसको कहते हैं। स्थापित करने के ज़रिए भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्मों से दूर भी रहता है और उनमें हस्तक्षेप भी करता है। उसके दूर भी रहता है और हस्तक्षेप भी करता है कि आप बाल विवाह नहीं कर सकते, छुआ-छूत नहीं कर सकते, इत्यादि जो है राजनीतिक रूप से भी कहा जाता है, और ये जो है क्या हस्तक्षेप करना। यह हस्तक्षेप पाबंदी के रूप में भी हो सकता है। जैसे ट्रिपल तलाक जो बंद हुआ, क्यों? तो ये सरकार का हस्तक्षेप है। यहाँ पर धार्मिक किसका था? तो मुस्लिम का था। धार्मिक और यहाँ पर राजनीतिक और धार्मिक दोनों यहाँ पर साथ आ गया, हस्तक्षेप हो गया और 3 तलाक को ख़त्म कर दिया गया, एक कानून बनाकर। यहाँ पर यही बताया गया है कि एक जो है कानून बनाकर इसको ख़त्म, जैसे कि छुआ-छूत आप जानते हैं, सती प्रथा, ये जो है कानून बनाकर उसको हटाया गया। इसमें कौन आया? तो राजनीति आया, राज जो है यहाँ पर आया, केंद्र आता है। ये आएगा और यह जो है उसको अलग करने की कोशिश करेगा एक राजनीतिक रूप से, जो कि सही बात है। ये आपको यहाँ पर है हस्तक्षेप करता है, ना धर्म के साथ भी है, ना अलग भी है, इसको हस्तक्षेप कर रहा है, ये हस्तक्षेप हो गया। यह हस्तक्षेप पाबंदी के रूप में भी हो सकता है, आपको अभी हमने बताया, जैसे कि छुआ-छूत के मामले और धार्मिक अल्पसंख्यकों को सहायता मुहैया कराने के रूप में भी। इस अध्याय में इस बात की व्याख्या की गई है कि इसे सैद्धांतिक फासला बताया गया है, और इसको हम सैद्धांतिक फासला के रूप में बताते हैं, ये अध्याय में आप पढ़ेंगे। इसका मतलब यह है कि राज्य की ओर से धर्म में किसी भी तरह का हस्तक्षेप संविधान में सूत्रबद्ध किए गए आदर्शों पर आधारित होना चाहिए। अगर वो जो है हस्तक्षेप कर रहा है तो संविधान में जो सूत्र है, जो संविधान के द्वारा बताया गया है, उसके अनुसार जो है राज्य की ओर से धर्म के किसी तरह का हस्तक्षेप होता है। अब आगे है, ऊपर जिन बातों की चर्चा की गई है उनमें से बिंदु काफ़ी जटिल है, कई बिंदु जटिल हैं, लिहाजा यह ज़रूरी है कि यह अध्याय पढ़ाने से पहले आप इन बातों की अच्छी समझ बना लें। तरह से समझ लें, विद्यार्थियों की तरफ से इस बारे में
कई तरह के सुझाव आ सकते हैं कि सरकार को धार्मिक मामलों में दखल क्यों देना चाहिए और क्यों नहीं देना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी तरह की चर्चा से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए, लेकिन यह चर्चा एक सीमा के भीतर ही रहे ताकि धार्मिक अल्पसंख्यकों के बारे में बच्चों के ज़हन में मौजूद प्रचलित रूढ़ छवियाँ और मजबूत ना होने लगे। ये भी हमको देखना है कि उनके बीच में जो छवि है धार्मिक रूप से वो हमको मजबूत नहीं करना है, एक संतुलन बनाकर चलना है ताकि हम राजनीति जो कानून है वो भी पढ़ा सकें और जो उनका धर्म है वो भी उनका बना रहे। तो हम अध्याय 1 है इसका नाम है भारतीय संविधान। आप जानते हैं भारतीय संविधान हमारे लिए कितना ज़रूरी है और इसी के द्वारा जो है हमारा देश चल रहा है। देखिए इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे। आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में ज़रूर सुना होगा, बहुतों ने खेला भी होगा जैसा कि इसके नाम से अंदाज़ा हो जाता है कि यह खेल पैरों से संबंधित है। फुटबॉल का एक नियम यह है कि गोलकीपर के अलावा और कई खिलाड़ी गेंद को बाँह से नहीं छू सकता। सिर्फ़ गोलकीपर उसको बाँह से छू सकता है, लेकिन और जो खिलाड़ी है वो बाँह से नहीं छुएगा। अगर किसी खिलाड़ी की बाँह गेंद को छू जाती है, तो इसे फ़ाउल या गलत माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक-दूसरे को थमाने लगे, तो ये जो है उस खेल के फुटबॉल को ये खेल नहीं माना जाएगा। ये क्या होगा? नियम के विरुद्ध होगा। इसी तरह जो है हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों के भी कुछ जो है तय नियम होते हैं। इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग-अलग खेलों के बीच में फ़र्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की तरह हर समाज जो है इस इन खेलों की तरह हर समाज में भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स जो होता है ये मूलभूत नियम जो होते हैं ये समाज में भी होते हैं। उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग-अलग समाजों के बीच फ़र्क पता चलता है। बड़े समाजों में कई अलग-अलग समुदाय एक साथ रहते हैं। वहाँ नियमों को आम सहमति के ज़रिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज़ में हमें ऐसे नियम मिलते हैं, उसे संविधान कहा जाता है। जिस दस्तावेज़ में ऐसे नियम आपको मिल जाते हैं जो क्या हो आम सहमति से हो, आधुनिक देशों में यह जो है सहमति से आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। ये जो हमको ये दस्तावेज़ अगर मिल कहीं का जाता है, तो हमें इस नियम को ऐसे नियम जो मिलते हैं, उसी को हम संविधान कहते हैं। कक्षा 6 और 7 में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में हम भारतीय संविधान की चर्चा कर चुके हैं। इन किताबों को हम जो है क्या को पढ़कर क्या कभी यह सवाल आपके भीतर पैदा हुआ कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि संविधान कैसे लिखा गया या उसे किसने लिखा? इस अध्याय में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक में विभिन्न अध्यायों में इनमें से कुछ बातों पर विशेष जोर दिया जाएगा। कैसे संविधान बनता है, हमारे लिए संविधान क्यों ज़रूरी है, इत्यादि बात यहाँ पर हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आपने एक अभी पढ़ा कि खिलाड़ी को नियम अगर है तो वो फुटबॉल पैरों से ही खेलेगा, सिर्फ़ गोलकीपर को छोड़कर वो बाँह से नहीं खेल सकता है, तो ये नियम है। तो इसी प्रकार एक नियम जहाँ पर आपको ऐसा दस्तावेज़ मिल जाता है जो लिखित रूप से संभवतः होता है, वो क्या है? संविधान है। तो ये संविधान कैसे बनते हैं? हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं? कानून है, ये क्या है? एक तरह से कानून, ये नियम है। ये नियम से ही हर देश आप देख रहे हैं चल रहा है। ये नियम ही हर देश को आगे बढ़ने को क्या कर रहा है? अग्रसर हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने की प्रक्रिया जो है सुगम हो रही है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है क्यों पड़ी है? तो अ, आज के आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है। जो लोकतांत्रिक है, जो वहाँ पर चुनाव हो रहा है, जो लोग मतलब जनता, जनता के द्वारा जो शासन चल रहा है, वहाँ पर आमतौर पर आपको संविधान मिलता है। की जा सकती है कि उनके पास संविधान ज़रूर होगा। लेकिन इस
का यह मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वह सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। ऐसा बात नहीं है कि जिनके पास जो है संविधान होगा वो लोकतांत्रिक देश ही होगा। वो क्या होगा, राजतांत्रिक भी हो सकता है, राजा के द्वारा भी चलाया जा रहा शासन हो सकता है। संविधान के कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है, जो है संविधान जो है कई उद्देश्य की पूर्ति करता है। पहला क्या है? पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सके। पहला क्या है? यह एक ऐसा दस्तावेज है जो अपने आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है और जो उनकी नागरिक के जो सपने हैं, जो इच्छा है, उनको उसके अनुसार चले, उनके अनुसार उसको रचना करे। यानी कि संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या है। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय होते हैं, आप जानते हैं समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वे सारे मुद्दे पर एक दूसरे के से सहमत हों। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी अपने जो है देश के लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। जो भी लोग रह रहे हैं, जो ये नियम बनाया गया है, जो एक समूह में रह रहे हैं, जो इस नियम को जानते हैं और सभी वो देश में जो रह रहे हैं, चलाने की पद्धति के रूप में वो अपनाते हैं, अपना सकते हैं। इसके ज़रिए वे ना केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं कि जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। और ये जो है एक ऐसा समझ पैदा भी करता है कि हमारे देश जो है हमेशा पूरे देश में जो है रक्षा की जानी चाहिए। हमारे जो हैं जो सरकार तय करेगी, जो सरकार बनेगी, वो जो है किस प्रकार से काम करेगी। जो हमारी सरकार होगी कैसे अपने जो है बल्कि उन आदर्शों को कैसे वो अपने साझा करेगा, कैसे वो विकसित करेगा, इत्यादि बातें जो हैं इस संविधान को ज़रूरत होता है। संविधान के लिए हमको क्या, हमें संविधान ज़रूरत होती है। देख सकते हैं यहाँ पर 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। कब? तो 1934 में। कब? तो 34 में किसने? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेजी हो गई और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। याद रखेंगे संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो 1946 में। कब? तो दिसंबर में। ये बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए चित्र में दिया गया है कि कुछ सदस्यों को यहाँ पर दर्शाया भी गया है। ऊपर में आपने देखा चित्र में जो बैठे हुए सदस्य थे। देखिए दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। कब? तो 1946 से लेकर 1949 तक जो है एक संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक नया संविधान जो है का प्रारूप तैयार किया था और 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में आप इस अध्याय में पढ़ेंगे संविधान सभा के काम कैसे होते हैं। बगल में ये देख सकते हैं चित्र में जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू ये हैं और ये संविधान सभा के सभी सदस्य हैं उसको संबोधित कर रहे हैं। याद रखेंगे कब जो है संविधान सभा की स्थापना होती है? तो दिसंबर 1946 में। और कब पहली बार किया गया था? तो 1934 में। और इसका कार्य कितना है? तो 1946 से लेकर 1949 तक। इसके काम को याद रखेंगे। कितने समय लगे ये भी आपको बताया जाएगा, कितना समय में ये तैयार हो गया बनकर। 3 साल में 2 साल जो है यहाँ पर बताया गया है। देखिए आगे है कि अ, इन बातों को
इन बातों को क्या मतलब है इन बातों का क्या मतलब है कि यह समझने के लिए कि आइए 2 बिल्कुल अलग-अलग परिस्थितियों पर गौर करें। आपने ऊपर में देखा क्यों हमको ये ज़रूरत है संविधान की, ये इसके बारे में हम गौर करेंगे। दोनों घटनाएँ भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल की ताज़ा इतिहास की घटना है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान की मंजूरी दी है। जो है संविधान की मंजूरी कौन दी थी? नेपाल ने। यह सवाल उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था, तो उसे नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र राजा का जो वहाँ पर राज होता था, वहाँ राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। 1990 में जो संविधान उससे पहले था वो किसके अधीन में था? वो राजा के अधीन में था। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिली। कब होता है राजा की सत्ता खत्म? तो 2006 में और उससे पहले जो है राजा ही उसका शासन होता था। ये संविधान में 1990 के संविधान में लिखा हुआ था, पिछले संविधान में। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। वो इस पिछले संविधान को इसीलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो वे नेपाल के लिए चाहते थे और जिनके लिए वे लड़ रहे थे। यहाँ पर हम उससे पहले देखिए यहाँ पर नेपाल के कुछ जो संघर्ष हो रहे थे ये दिखाया गया है कि नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2006 तक यानी कि 12 साल कायम रही। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांव में माओवादी संगठन के बढ़ते प्रभाव को का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। कौन? तो ये राजा ज्ञानेंद्र थे। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली और नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ 12 सूत्री समझौता पर दस्तखत किया। कब? तो 2005 नवंबर में 12 सूत्री जो है दस्तखत होते हैं समझौता पर। इन समझौतों में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन-चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी-मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। कब? 2006 में और 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। जो है नेपाल कब लोकतंत्र बनता है? तो 2008 में और 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले लोकतांत्रिक आंदोलन के ऊपर में दृश्य दिखाया गया, आप देख सकते हैं। ये जो दृश्य है, आप देख सकते हैं लोकतंत्र के लिए जो है ये सब धरना प्रदर्शन जो है आंदोलन कर रहे हैं। देखिए आगे यहाँ पर आपको बताया गया है कि आगे उसके बाद है अ, जिस तरह फुटबॉल के खेल के नियम बदलते ही जो है खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए नया संविधान अपनाया। कब? तो 2015 में। ऊपर के चित्र में दिए गए अंश जो है लोकतंत्र के लिए नेपाल में संघर्ष को बताया गया है, आपने यहाँ पर देखा है। उसको पढ़े हम। आगे है संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इस दूसरे मुख्य उद्देश्य में हम देखेंगे कि देश के राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। अब कैसे देश चलेगा, कैसे जो है उसका आगे बढ़ाएँगे हम, ये हमें तय करेंगे। देखिए नेपाल के पुराने संविधान में में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर किसके हाथ में होगी? तो राजा के और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी। और जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पद्धति थी, राज व्यवस्था चुनी या जो है या राजा व्यवस्था चुनी, वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम
तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। और यहाँ पर देखेंगे तो संविधान की मुख्य भूमिका जो है कैसे हो रही है, तो नियम प्रक्रिया से हो रही है, राजा के द्वारा नहीं हो रही है। लेकिन नेपाल में जब तक राज व्यवस्था था, राजतंत्र था, वहाँ पर क्या था, संविधान में लिखा हुआ था, वहाँ पर था जो नियम था, वहाँ पर था राजा और राजमंत्री जो है उसके हाथ में शासन की बागडोर रहेंगे। आगे है लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं, जानते हैं कि ताकि हमारी ओर से हुए सत्ता का ज़िम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें, हमारा प्रतिनिधित्व वो करता है। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव या उपाय संविधान में मिलता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका जो है एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, चित्र में देखेंगे कैसे इसका दुरुपयोग हो रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है। वह दबंग किस्म का लड़का है। अपने सहपाठी जो है उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते। क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहती है। वह सुरेश को सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोलकर चली जाती है। सुरेश मौके का फ़ायदा उठाता है और अनिल को तंग करने लगता है। देखिए क्या करता है, तो अनिल, आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत लगाने वाला हूँ। अब देखिए लेकिन मैंने क्या किया है, अनिल पूछता है। देखिए ये मैडम आई है, उसके बाद क्या बोलता है, जब लौटने के बाद जब आप कक्षा से बाहर गई थी तो अनिल शोर मचाकर सबको परेशान कर रहा था। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। अब देखिए मैडम क्या बोलते हैं अनिल को, तो अनिल, आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहाँ यहीं रुकना पड़ेगा। तुम आज 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा। अनिल क्या बोलता है, लेकिन मैडम मैं तो कुछ भी नहीं किया। ये देख सकते हैं कि सुरेश जो है मुँह लटकाकर मुँह फुलाकर हँस रहा है और ये जो है लटका मुँहा जो है किसका है, अनिल का है। अब आगे है यहाँ पर क्वेश्चन कुछ यहाँ पर दिए गए हैं कि मॉनिटर जो है अपनी शक्ति का किस तरह से दुरुपयोग किया, उसको डाँट कर किया। नीचे दी गई किसी परिस्थितियों में मंत्री को अपनी सत्ता के दुरुपयोग को दोषी कहा जाएगा। देखिए क्या है, तो जब वह ठोस तकनीकी कारणों से अपने मंत्रालय की किसी परियोजना का नामंजूर कर दे, जब वह अपने पड़ोसी को अपने सुरक्षाकर्मियों से निपटने की धमकी दे, ये गलत है, दुरुपयोग हो रहा है। जब वह थाने में फ़ोन करके पुलिस अधिकारियों को दबाव डालता है कि उसके लिए दोषी रिश्तेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज न हो, ये भी क्या है, दुरुपयोग है। यहाँ पर जो है ये नीचे दी गई यहाँ पर देखें, जब वह ठोस तकनीकी कारणों से अपने मंत्रालय की किसी परियोजना को नामंजूर कर देता है, ये भी दुरुपयोग होता है। ये सारे दुरुपयोग हो सकते हैं, होते हैं। देखिए आगे आप पढ़ेंगे कि लोकतांत्रिक समाजों में जो प्रायः संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। आप जो है कक्षा 7 में पुस्तक में दिए गए जो लेखक थे, दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभव को हम जानते हैं कि उस अध्याय में बताया गया था कि ओम प्रकाश को दलित होने के कारण किस प्रकार जो है भेदभाव का सामना करना पड़ा था। वहाँ आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक। अब आगे है लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। नीचे दिए गए चित्रकथा पत्र में देखेंगे कि कक्षा के भीतर की एक घटना के आधार पर इस बात को समझ सकते हैं, समझाया गया है। देखिए बच्चे बोल रहे हैं कि खेलों की घंटी शुरू होने वाली है, अब क्या है, तो चलो नहीं, हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। ये लड़का बोला है मैं क्रिकेट खेलूँगा और लड़की क्या बोल रही है, चलो आज कुछ अलग खेलते हैं, बास्केटबॉल। और लड़की बोल रही है कि हमें
हमें सदा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं, क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज़्यादा है। लड़के क्या बोल रहे हैं? मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं, जो कौन क्रिकेट खेलेगा और कौन बास्केटबॉल। यहाँ पर देखिए किसकी संख्या ज़्यादा है, तो क्रिकेट की, इसलिए वो क्रिकेट खेलता है। और यहाँ तो यह तो होना ही था, लड़कों की संख्या क्या थी? ज़्यादा थी, इसीलिए वो क्रिकेट खेल रहे हैं। हा 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 हा, हम जीत गए, हम जीत गए। बच्चे जो हैं बोल रहे हैं। इस प्रकार से आप चित्रकथा में देख सकते हैं, जिसकी जनसंख्या अधिक है, जिसकी गोट की जनसंख्या अधिक है, वो ज़्यादा यहाँ पर ताकतवर दिखाया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर अल्पसंख्यक में बहुसंख्यक गुट द्वारा, जो अल्पसंख्यक मतलब कम संख्या जिसकी, और बहुसंख्यक मतलब जिसकी ज़्यादा संख्या, फैसले में यह अल्पसंख्यक गुट किस तरह से दबाव बनाया जाता है। जो जिसकी संख्या ज़्यादा है वो कहता है हम खेलेंगे, तो यहाँ पर फैसला भी किसी के पास आता है, उसी के पास आता है, और ये दबाव के द्वारा होता है। आगे है कि इस तरह के अस्वस्थ हालत लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं, जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है, नहीं गलत है तब पर भी वो करते रहता है, जिन्हें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती है और उनका नुकसान होता है। जैसा कि इस चित्र कथा पट में से पता चलता है, बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। निरंकुश था, जो निरंकुश होता है, जो दबाव करता है, इसी को हम निरंकुश कहते हैं। ये खतरा जो है हर समाज में ये समाज में बना रहता है, निरंकुशता का। अगर संविधान में दिए गए नियमों से इस बात पर ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित न रखा जाए, जो बहुसंख्यकों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों कि इस निरंकुशता का दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक मतलब वर्चस्व कहते हैं, जिसको हम इंटर कम्युनिटी कहते हैं। या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, जिसे अंतर सामुदायिक इंट्रा कम्युनिटी का वर्चस्व कहा जाता है। जो एक होता है अंतर सामुदायिक और एक होता है अंतर सामुदायिक, जो एक दूसरे मतलब अपने ही अंदर, जो हिंदू है तो हिंदू हिंदू ही लड़ रहा है, हम बड़े तो तुम बड़े, ये सब मुस्लिम है मुस्लिम ही लड़ रहा है, जनसंख्या उसका कम है उसका ज़्यादा, अपने में अगर लड़ रहा है तो अंतर, और अंतर कर रहा है, दूसरे में कर रहा है, एक समुदाय दूसरे समुदाय के ऊपर जो है हावी होना चाह रहा है, तो वो अंतर सामुदायिक। एक है इंटर कम्युनिटी और दूसरा है इंट्रा कम्युनिटी। आगे पढ़ेंगे संविधान क्यों चाहिए, तो अब हम इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। यह बात सुनने में ज़रा अजीब लगती है, अगर असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। इसे समझने के लिए नीचे के जिस कथा में हम देखेंगे क्या है, तो देखिए शबनम दुविधा में है, उसे कुछ तय करना है। अब क्या है, तो कल की परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, लेकिन इस समय तो मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है, मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकती। अगर मैं ऐसा करती हूँ, तो मैं ये 2 अध्याय पढ़ नहीं पाऊँगी। ये सोच रही है, दूसरा दुविधा में है। शबनम तुम परेशान लग रही है, क्या बात है? अब देखिए बोल रही है क्या, मुझे यह टीवी कार्यक्रम देखना है लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है। अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा भी टीवी देखने का मन ज़रूर करेगा। मुझे एक बात सूझ रही है, अगर आज की रात कोई भी टीवी ना देखे, तो तब भी मेरा मन नहीं जो है तब शायद मेरा मन नहीं ललचाएगा, ये शबनम बोल रही है। उसके बाद क्या होता है, अच्छा हुआ मैंने कल जो है टेलीविज़न नहीं देखा। उन
जो है आखिरी 2 अध्यायों में से इतने सारे सवाल आए हैं और वह टीवी नहीं देखती है, उसके बाद जो है क्वेश्चन बनाती है तो बहुत सारी बन जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सोच विचार आ रहा है, क्वेश्चन क्या बनाएँ? यहाँ पर पढ़ ली है तो ये समय का सदुपयोग की तो क्या हुआ? तो ये क्वेश्चन जो है बना रही है। एक जो है नियम के अनुसार अगर हम कुछ कर लें तो आगे की जो हमारी दुविधा है वो क्या होगा? वो समाप्त हो जाएगा। देखिए, संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुँच सकती है। इसमें जो है जिनमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। इसीलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएँगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस-नहस कर देगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है। यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता है, जिनके ज़रिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। इसीलिए हमको ये संविधान चाहिए जो हमारी जो प्रावधान है उसको आसानी से हम देखेंगे, उसके जो हैं हमको आश्वासन मिलेगा, उनसे हमारी जो स्वतंत्रता की जो रक्षा है वो भी होगी। ये जो है संविधान की एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह से उन्माद से इस तरह के उन्माद से भी बचाता है। यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता है जिनके ज़रिए जो है नागरिकों का अधिकार जो है उसका जो है आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता को रक्षा होती है। उसको पलटने नहीं देता है, उनकी क्या करता है? रक्षा करता है। यहाँ पर देखिए इस चर्चा से आप समझ जाएँगे कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए क्या है तो आइए निम्नलिखित उदाहरणों से जुड़े मूलभूत नियमों से तालिका को हम भरेंगे और जिनके ज़रिए इस बात को दोहराएँगे कि लोकतांत्रिक समाजों में संविधान इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाती है। देखिए पहला मूलभूत नियम और उदाहरण है। तो उदाहरण में देखेंगे लोकतंत्र में नेपाल में लोकतंत्र के लिए चले आंदोलन की सफलता के बाद वहाँ के लोग ने नया संविधान अपनाया। मूलभूत नियम क्या है? तो ये ऐसे आदर्श हैं जिनसे पता चलता है कि हम किस तरह की शासन व्यवस्था में रहना चाहते हैं। दूसरा देखेंगे तो सुरेश अपनी सहपाठी अनिल को बेवजह परेशान कर रहा था। ये यहाँ पर देखेंगे तो एक दुरुपयोग कर रहा है। शासन व्यवस्था का यहाँ पर क्या हो रहा है? दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ पर हमको उसको क्या करना है? दुरुपयोग होने से बचाना है। हमको ये नियम ऐसी बनानी है जिससे लोग दुरुपयोग किसी भी अपनी जो शासन है, जो अगर आपको सौंपा जा रहा है कोई भी कार्य उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं, उससे हम बच सकेंगे। देखिए तीसरा है क्या? तो लड़कियों को बास्केटबॉल खेलने का मौका नहीं मिलता क्योंकि उनकी कक्षा में लड़कों की संख्या ज़्यादा है। क्यों? यहाँ पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को बताया गया है कि अगर अल्पसंख्यक को दबाया जा रहा है, तो हमको एक नियम और कानून से एक संविधान के अनुसार एक संविधान मतलब नियम से हम जो अल्पसंख्यक व्यक्ति जो दब रहे हैं, जो अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के द्वारा जो दबाया जा रहा है, उसको कैसे उत्थान करना है, कैसे उनको उस धारा में लाना है, ताकि उनकी भी सोच जो है, जो उनकी जो जिज्ञासाएँ हैं, उनकी हनन ना हो सके। आगे है कि शबनम ने टीवी देखने की बजाय अपने अध्यायों को दोहराने का फैसला किया। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक उसके जो टीवी का शो था वो उस समय आ गया जिस समय उसका एग्ज़ाम था अगले दिन। तो यहाँ पर उसने क्या सोचा एक नियम बनाया जो अगर आप सब नहीं देखेंगे तो हम भी नहीं देखेंगे तो मेरा एग्ज़ाम क्या होगा? अच्छा जाएगा। तो यहाँ पर नियम क्या हुआ? क्या हुआ? तो यहाँ पर एक नियम उसकी परीक्षा को सफल बनाता है। उसे सफलता दिलाती है परीक्षा में। तो आइए अब भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का अध्ययन करेंगे और इस बात को समझें कि उपयुक्त बिंदु कुछ खास आदर्शों और नियमों का रूप किस तरह ग्रहण करते हैं। अब देखिए भारतीय संविधान मुख्य लक्षण।
आगे देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे कि 20वीं सदी तक आते-आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई जो है दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था, वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना ज़रूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। उसने प्रत्येक नागरिक को उसमें जो है प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या हो। यह काम किसी एक आदमी के बस का नहीं था। इसमें जो है लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया, जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। कितने सदस्य थे? तो 300। कब हुआ संविधान सभा का गठन? तो 1946 में। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल का संविधान सभा की बैठकें होती रहीं। ये देखिए संविधान सभा के सदस्य के बीच एकता की एक ज़बरदस्त भावना थी। भावी संविधान के एक-एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई और सभी जो है लोग सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे। उपयुक्त चित्र के मध्य में देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे रहे हैं ये और जो संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। कौन? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए आगे है कि संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे। उनकी ना तो भाषा एक थी, ना ही एक धर्म उनका धर्म था, ना एक धर्म था और ना ही एक जैसी संस्कृति थी, ना भाषा एक था, ना धर्म था, ना संस्कृति, कुछ भी एक जैसा। समुदाय के लोग क्या थे? भिन्न थे। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था, उस समय हमारा देश भारी उथल-पुथल से गुज़र रहा था। भारत और पाकिस्तान का बँटवारा लगभग हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रहे थे कि उनका होगा, वे किधर जाएँगी। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज़ दिया जिस जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। जो विविधता है, जो एक धर्म जो है अनेक धर्म हैं, अनेक बोली हैं, ये अनेक संस्कृति हैं, इनको एक जो है सम्मान भी दे रहा है और राष्ट्रीय एकता भी बना हुआ है। उन्होंने जो दस्तावेज़ तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के ज़रिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया गया। ये देख सकते हैं आगे कि आगे जो है आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए और जिनसे इस दस्तावेज़ को लिखने वाले जूझ रहे थे। इसे समझने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह हल किया। आगे यहाँ पर कुछ दिया गया है भीमराव अंबेडकर के बारे में कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। याद रखेंगे क्वेश्चन पूछे गए हैं किसको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को या डॉक्टर अंबेडकर को। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हों, अभी भी अनुसूचित जातियाँ बेफ़िक्र नहीं हो सकती क्योंकि कानूनों का संचालन सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। इसीलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़-चढ़ कर
शामिल हों। लोक सेवा जो सरकारी नौकरी होता है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होइए। देखिए आप संघवाद किसे कहते हैं? संघवाद मतलब अ, फेडरलिज्म क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फेडरलिज्म का मतलब हम समझेंगे। संघवाद का क्या होता है? तो संघवाद है ये, तो फेडरलिज्म है। इसका मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। मतलब देश में एक से अधिक सरकार रहेंगे। फेडरलिज्म में हो गया क्या मतलब संघवाद, मतलब इसमें देश में जो है एक से ज़्यादा स्तर के सरकार होंगे। ये आप याद रखेंगे, इसका मतलब संघवाद होता है। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर भी हैं, ये आप जान रहे हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है, जिसके बारे में हमने पहले भी कक्षा 6 में पढ़ा है और कक्षा 7 में किताब में अपने राज्य सरकार के बारे में हमने पढ़ा है, उनके काम-काज क्या होते हैं। इस अध्याय में हम केंद्र सरकार के जो है बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, उनके काम-काज क्या होते हैं। संघवाद में आप ये जानेंगे। संघवाद का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा शासन, जो एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें होती हैं, उसी को हम संघवाद कहते हैं। फेडरलिज्म कहा जाता है। भारत में जो है इतने सारे समुदायों और की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले ना लेंगे। देखिए, यहाँ पर समुदाय में जो है भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब ये भी था कि यहाँ के जो शासन की ऐसी व्यवस्था विकसित हमको करना होगा जिसमें जो है राजधानी में जो दिल्ली में बैठे हुए व्यक्ति हैं, जो हैं व्यक्ति बैठे हुए हैं, मतलब मुट्ठी भर के व्यक्ति जो बैठे हुए हैं, उनके फैसले ना हो, ना उसके वही ले उसके फैसले जो है वो सिर्फ़ ना ले। इसीलिए जो है प्रांतीय स्तर पर भी सरकारी की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिए जा सके। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर भी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। जो केंद्र सरकार द्वारा बनाता है कानून, वो राज्य सरकार मानते हैं। कार्यक्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कई सूचियाँ दी गई हैं। उसमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती हैं। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधित्व नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। जो राज्य के में होते हैं, जो संघ में जो है संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्र सरकार का ही प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि उनको भी जो है संविधान से भी ताकत मिलता है। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारें द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। जो भी काम होता है, ये सभी जो लोग हैं इसी के अंतर्गत, कानून जो बना है उसी के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ दिया गया है कि जब संविधान सभा के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत की स्वीकृति दी तो सभा के सदस्य ए.के. अय्यर ने कहा था कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। यह आम आदमी के कुशलक्षेम, जीवन स्तर और सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहित करेगी। ये पूछा भी जाता है कि किनके द्वारा ये वक्तव्य दिए गए हैं, तो एस.के. अय्यर के द्वारा। ये ऑस्टिन जी 1996 दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन कैलेंडर प्रेस ऑक्सफोर्ड में ये प्रकाशित जो है ये है, उसमें से ये बताया गया है, लिया गया वक्तव्य है। देखिए अब दूसरा है संसदीय शासन व्यवस्था। संसद की जो शासन व्यवस्था कैसे काम करती है। सरकार के सभी स्तरों का पर जो है प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। कक्षा 7 में हमने पढ़ा भी है कि शुरू में कांता की कहानी में हमने देखा जो वोट में खड़े हैं। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे, ये देख सकते हैं वोट डालने के लिए सभी खड़े हुए हैं।
कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर-तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग और औरत-मर्द के फ़र्क पर भी आधारित ऊंच-नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में आप इस पुस्तक की दूसरी इकाई में हम विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है शक्तियों का बँटवारा। देखिए, संविधान के अनुसार जो है सरकार के 3 अंग हैं, कौन-कौन हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका के बारे में आपने पढ़ा है, कार्यपालिका के बारे में पढ़ा है, न्यायपालिका क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है, क्या है? न्यायपालिका है। देखिए, विधायिका के बारे में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधित्व होते हैं, जो हम चुनकर भेजते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है, जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखता है। जैसे मुख्यमंत्री ने क्या किया था? सभी मंत्रिपरिषद का एक मुखिया होता है और वही जो है क्या होता है? मुख्य होता है और वही फैसला देता है। तो ये कार्यपालिका में ऐसे लोग के समूह होते हैं जो कानूनों को लागू करने और शासन जो होता है उसको चलाने का काम देखते हैं। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। जो न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, इसको क्या बोलते हैं? न्यायपालिका बोलते हैं। जिसके बारे में आप पढ़ेंगे तीसरे अध्याय में। सरकार की किसी भी शाखा द्वारा जो है सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियों एक दूसरे से अलग होगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। एक जो है अगर न्यायालय गलती कर रहा है, न्यायपालिका अगर गलती कर रहा है तो उसका भी जो है देखिए, न्यायपालिका में अगर सिविल कोर्ट कर रहा है गलती तो उसका कौन सुधार करेगा? हाई कोर्ट करेगा। हाई कोर्ट गलती कर रहा है तो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट जो है मुख्य होता है सबसे ज़्यादा। सुप्रीम मतलब ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण जो है वही सबसे देखिए, अगर कार्यपालिका में भी कुछ गलती हो रहा है तो कौन देखेगा? तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। सभी का जो है आधार एक-दूसरे से लिंक अप होता है, सब एक-दूसरे पर अंकुश रखता है। ठीक? एक-दूसरे की बँटवारा जो है शक्ति का बँटवारा है हो हुआ है इसमें। शक्तियों के इस बँटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग जो है दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। देखिए, यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि संविधान सभा के सदस्यों को भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर ना हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा ही करने लगे। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधान को संविधान में शामिल किया जिनके ज़रिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों की को समिति और नियंत्रित किया जा सके। कार्रवाइयों को जो है सीमित और नियंत्रित किया जा सके, उनके कार्य जो कार्यपालिका निर्णय ले रही है। अब आगे हम पढ़ेंगे इस अध्याय में जो है राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। ध्यान रखिए इसका मतलब क्या होता है, तो राज्य सरकारों में नहीं है। मतलब इसका मतलब राज्य सरकारों से नहीं है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे राज्य जो है उसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की ज़िम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना। सरकार का क्या काम है? ज़िम्मेदारी है कानून बनाना और उसको लागू करना। लेकिन चुनावों के ज़रिए सरकार बदल सकती है, पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य क्या? एक लोकतांत्रिक सरकार है। मतलब सरकार या कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा है। जो सरकार है या कार्यपालिका उसको कहिए वो क्या है? राज्य का एक हिस्सा है। राज्य का मतलब सरकार से नहीं ज़्यादा व्यापक होता है। ये जो है राज्य का मतलब सरकार से ज़्यादा व्यापक नहीं होता है। सॉरी, कहीं ज़्यादा राज्य जो है सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है, उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसको आप सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, राज्य क्या है? एक स्वतंत्र है और राज्य जो है सरकार से अधिक ही ज़्यादा व्यापक है, कहीं ज़्यादा व्यापक होता है और यहाँ पर राज्य का इस्तेमाल आप लोकतांत्रिक राज्य के रूप में कर सकते हैं। लोकतांत्रिक सरकार भारत क्या है? भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि जो हैं इस आधार पर आप राज्य का इस्तेमाल करेंगे। आगे है भारतीय चौथा है मौलिक अधिकार।
मौलिक अधिकार में देखेंगे तो मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है। याद रखेंगे, बहुत बार पूछा भी गया क्वेश्चन, जो अंतरात्मा भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसको कहते हैं, तो मौलिक अधिकार को। औपनिवेशिक शासन के राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। जो औपनिवेशिक शासन था वो राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति क्या था, संदेह पैदा कर दिया था, भाव जो है प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया। इसीलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य के सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। देखिए यहाँ पर आगे है, विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। फलस्वरूप बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा था कि इनका दोहराव उद्देश्य है। क्या इनका दोहरा उद्देश्य है? देखिए, अब उद्देश्य जो है वो क्या है, तो पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उनका जो है उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। और दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। जो यहाँ पर मौलिक अधिकार में आप देखेंगे, डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको मौलिक अधिकारों को क्या बोला था, ये दोहरा उद्देश्य, ये इनका दोहरा उद्देश्य। पहला उद्देश्य क्या था, तो हर एक नागरिक जो है ऐसी स्थिति में हो कि वो जो है उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। और दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और जो है संस्था के लिए बाध्यकारी हो, बाध्य मतलब नहीं हो, जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक? अब आगे है कि मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान के एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। नीति निर्देशक तत्व क्या हैं? तो उसका भी हम देखेंगे। तो हमारे संविधान में जो है संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसीलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सके। इसको इसीलिए संविधान जो है इसमें नीति निर्देशक तत्व को इसलिए जोड़ा गया था ताकि जो है सामाजिक और आर्थिक सुधार लाया जा सके। वो चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियाँ बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शन के रूप में हमेशा अपने सामने रखें। ठीक? तो यहाँ पर देखिए, आप याद रखेंगे, यहाँ पर बहुत कुछ याद रखने, दोहरा उद्देश्य किसने कहा? अम्बेडकर ने जो है। और यहाँ पर किसको कहा जाता है? अंतरात्मा, संविधान का अंतरात्मा मौलिक अधिकार को कहा जाता है। ये सब याद रखने वाली बात है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ये जो है निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, याद रखेंगे। क्या है, तो यदि 13 साल का एक बच्चा कालीन के कारखाने में मज़दूरी करता है, ये देखिए मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है, ये भी उल्लंघन होता है। यदि किसी जन समूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती, ये भी क्या है? उल्लंघन है। यदि जो है सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसीलिए प्रोन्नति नहीं दे रही क्योंकि वह अधिकारी महिला, ये भी उल्लंघन है। तो यह जो है इन परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के कुछ अधिकार। याद रखेंगे 6 अधिकार को यहाँ पर दिखाया गया है मौलिक अधिकार में, तो क्या है? तो समानता का अधिकार, समानता का अधिकार इसमें क्या है? तो कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करते न जो है न कानून जो है बराबर सुरक्षा प्रदान करता है, करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थान पर भी जो है पर सभी को बराबर पहुँच का अधिकार होगा। रोज़गार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन इसके
कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में इसी किताब में जो है हम आगे पढ़ेंगे। जो छुआ-छूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब आगे है दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है तो इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने-जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। अब देखिए तीसरा क्या है तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। अगर जो है 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है तो उसको आप नहीं रख सकते हैं, शोषण के विरुद्ध ये अधिकार होगा। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार दी गई है और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार-प्रसार करने का अधिकार है। 5वां है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने-अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। ये संवैधानिक उपचार का अधिकार है। आगे पढ़ेंगे 5वां है धर्मनिरपेक्षता। मौलिक अधिकार हम पढ़ लिए और उसके बाद हम पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्षता, धर्म के प्रति निरपेक्ष। देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। इसके बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। तो क्या है धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? वह राज्य वह होता है धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। ये मेरा धर्म है, ये मेरा जो है ये सब नहीं बोलेगा। आप जो है अब आप इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी-कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के ज़रिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं, वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। हम नेपाल में यह देख चुके हैं कि वहाँ लोकतंत्र बनाने की ज़रूरत के साथ ही एक नए संविधान की ज़रूरत भी पैदा हो गई थी। आगे ऊपर जो है हमने संविधान के जिन आयामों का ज़िक्र किया है, वे कई काफ़ी जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में काफ़ी मुश्किल भी महसूस होती है। लेकिन अभी आप इस बारे में ज़्यादा फ़िक्र न करें। इस पुस्तक के बाकी अध्यायों और अगली कक्षाओं में भारतीय संविधान के इन सभी पहलुओं के बारे में आप लगातार सीखते जाएँगे, ठोस रूप से इसका अर्थ जान पाएँगे। देखिए यहाँ पर जो है तस्वीर में दिखाया गया है कि उपरोक्त तस्वीरें 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाले चित्र में देखेंगे तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दस्तखत कर रहे हैं। दूसरे में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर कौन है संविधान सभा के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और सबसे नीचे में यहाँ पर देख सकते हैं कि दाएं से क्रम में ये लोग दिखाई दे रहे हैं कौन है तो श्री जयराम दास दौलतराम खाद्य एवं कृषि मंत्री हैं और राजकुमारी अमृत कौर क्या है स्वास्थ्य मंत्री हैं और डॉक्टर जॉन मिथाई वित्त मंत्री हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री तथा पीछे उनके पीछे जो जीवन राम श्रम मंत्री खड़े हैं। मंत्री भी पूछ लेता है कि कौन मंत्री थे तो यहाँ पर याद रखना है आपको यहाँ से बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। श्रम मंत्री जगजीवन राम हैं, उप प्रधानमंत्री और जो हैं ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, वित्त मंत्री जो हैं वो कौन है जॉन मथाई हैं और स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर हैं और खाद्य एवं कृषि मंत्री जो हैं जयराम दौलत राम ये क्या है जयराम दास दौलत राम ये खाद्य एवं कृषि मंत्री हैं।
याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे या और यह दस्तखत जो है कब हुआ था? संविधान सभा का विभिन्न जो है आखिरी बैठक कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को, ये देख सकते हैं। अब है कि संविधान में मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। संविधान में मूल कर्तव्य जो हैं उसका भी उल्लेख किया गया है। अपने शिक्षक की सहायता से पता लगाने के लिए करता है और कर्तव्य कौन है उसके बारे में हम देखेंगे क्या-क्या कर्तव्य हैं, उसके महत्वपूर्ण पालन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आगे है कि 11 मौलिक कर्तव्यों में से प्रत्येक की से संबंधित रेखा चित्र बनाने के लिए कहता है और उसमें कविता लिखने के लिए कहता है। तो इस प्रकार से आपका यह जो है आपका चैप्टर जो है समाप्त होता है। देखिए संविधान सभा के कार्यपालिका अभ्यास भी दिया गया है कि संविधान में जो है 1990 में नेपाल का संविधान और 2015 में जो नेपाल का संविधान भाग देखिए कार्यपालिका 7 है और ये क्या है संघीय कार्यपालिका 7 है और इसमें अनुच्छेद देखिए 35 है कार्यकाली शक्तियाँ नेपाल अधिराज्य और कार्यकारी शक्तियाँ महामहिम नरेश और मंत्रिपरिषद के निहित होगा और अनुच्छेद 75 है जो कहता है कि कार्यकारी शक्तियाँ जो नेपाल के कार्यकारी शक्तियाँ संविधान और कानून के अनुसार मंत्रिपरिषद में निहित होगा। इस प्रकार से इसका जो है संविधान बन जाता है कब जो है 2015 में कब? तो 2015 में। तो आपने यहाँ पर पढ़ा देखिए आगे है कि सब संकलन है तो मनमानापन किसको कहते हैं? तो जब जो है सब कुछ किसी के व्यक्तिगत फैसलों या मनपसंद पसंद और नापसंद से चलने लगता है उसको हम मनमाना कहते हैं मनमानापन कहते हैं, तो उसे मनमानापन कहा जाता है। जहाँ नियम तय नहीं किए गए हो या जहाँ फैसलों का कोई आधार नहीं है, उसे ही मनमानापन कहा जाता मनमाना कहा जाता है। देखिए आदर्श क्या है? जब कोई लक्ष्य या सिद्धांत अपने सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है, तो उसे आदर्श कहा जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उनका उदय 19वीं सदी में हुआ था। इस आंदोलन का में जो है हज़ारों मर्द औरत ब्रिटिश शासन से लोहा लेने के लिए एकजुट हो गए थे। यह आंदोलन 1947 में भारत की आज़ादी में परिणत हुआ। इसी वर्ष कोई इतिहास के पाठ्यपुस्तक में इस आंदोलन को आप अच्छी तरह से जानेंगे। अब है अगला राज्य व्यवस्था पॉलिटी। इस आशय का जो है एक ऐसे समाज से है जिसकी राजनीतिक संरचना व्यवस्थित है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। अगला है संप्रभु। इस अध्याय में के संदर्भ में स्वतंत्र जनता को संप्रभु कहा गया है। जो स्वतंत्र जनता है वही क्या है? संप्रभु है। मानव व्यापार तो राष्ट्रीय सीमाओं के आर-पार विभिन्न चीज़ों की गैर-कानूनी खरीद-बिक्री को अवैध का जो है अवैध व्यापार कहा जाता है। इस अध्याय में जिन मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, उनके संबंध में अवैध व्यापार का मतलब औरतों और पुरुषों और बच्चों की गैर-कानूनी खरीद-फरोख्त से है, जिसे मानव व्यापार कहा जाता है। अब आगे है निरंकुशता। कि इसका मतलब सत्ता अधिकारों के क्रूर एवं अन्यायपूर्ण इस्तेमाल से है। तो इस प्रकार ये आपका अध्याय भारतीय संविधान जो है इसके कैसे बने हैं और बनने की प्रक्रिया क्या थी, कैसे उसका जो है शुरुआत होता है ये आपने देखा। तो चलिए अगले अध्याय में मिलते हैं। आपका जो है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पॉलिटी का पूछा जाता है। कब इसका संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ, कब इसके अध्यक्ष कौन थे इत्यादि। तो चलिए आपको कैसा लगा बताएँगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।